हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th एनआईएस बोर्ड का जो है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 5th है, जिसमें आज हम करेंगे परमेबल एंड द साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए, संविधान की क्या विशेषताएं थी, इसकी प्रस्तावना कैसे की गई, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये कई क्लास के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 11वीं क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे 12वीं में हो, चाहे सीबीएसई से कर रहे हो, चाहे एनआईएस बोर्ड से कर रहे हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हों। अगर उनके सिलेबस में प्रीमेबल एंड द साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, यानी संविधान की विशेषता और उसके जो है लक्षण है, तो इसका मतलब ये चैप्टर उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। आपको पता है कि तिरपान सेंटर जो है आपको हिंदी इंग्लिश दोनों का जो है डबल डोज के रूप में आया है। साथ में आपको जो है सारी वर्डें जो है डिस्प्ले होगा, जो आपके लिए अमृत तुल्य होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है तिरपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is the permeable. As you know that the Constitution of India is a commences with the permeable. Let us find out what a permeable is. The permeable is like a introduction of the preface of a book. As on the introduction is not a part of the content, but is explain the purpose and the objective with which is the document has been written. So, is there case with there is a permeable to the Indian Constitution. As such, the permeable provide the guidelines of the Constitution. So here is a notice: the Constitution of India is permeable. We the people of the India having the solemnity is resolved to the Constitution of India is to organize society and the circular democratic republic and the score there all the citizen justice, social, economic and political liberties through the expression, belief, faith and worship, and equality of state of opportunity, and to promote to among them all, and the fragmentary it is assumed to the density of the individually and their unity of integrity of the nations. In our constituent is the assembly, this is 26th day of the November 1949, do a heralds adopt is the enactment give to be a is absorbed in this is the constitutions. कहते अगर देखा जाए तो प्रस्तावना में, जैसे कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ ही हुई थी। तो कहते हैं कि प्रस्तावना किसे कहते हैं? प्रस्तावना किसी पुस्तक की भूमिका के समान ही होता है। कहते हैं भूमिका के रूप में प्रस्तावना संविधान के उपबंधों का भाग नहीं है, परंतु यह संविधान निर्माताओं के उद्देश्य व लक्ष्य की व्याख्या भी करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी इसी रूप में है और इस प्रकार वो प्रस्तावना संविधान को मार्गदर्शक देता है। जो प्रस्तावना भारत में पेश किया गया उसका कुछ नमूना जो हमारे समक्ष यहाँ दिया गया है। कहते हैं भारत संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार थी कि भारत संविधान का प्रस्तावना: हम भारत के लोग हैं, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसको समस्त नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास और आस्था एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए सब में जो है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाले बनता बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान को अंकित, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये जो था भारतीय संविधान की प्रस्तावना थी। है एक प्रशासनिक संरचना के बारे में, दूसरा स्वतंत्र भारत द्वारा प्राप्त किए जाने वाले आदर्शों के विषय में। यही कारण है कि संविधान को समझने के लिए प्रस्तावना कुंजी माना जा सकता है।
प्रस्तावना वर्णित लक्ष्य इस प्रकार है कि भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में है। ठीक है, सभी भारतीय नागरिकों के लिए प्रावधान है, यानी न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक होनी चाहिए, स्वतंत्रता विचार और व्यक्त विश्वास, आस्था एवं उपासना की सामान्य जो प्रतिष्ठा तथा अवसर दी जानी चाहिए, बंधुता व्यक्तियों की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता का अखंडता के रूप में होनी चाहिए। तो इसके कुछ बातें जो है हम देखेंगे आगे। The next topic is surveillance and socialist, secular and democratic republics. The first here topic is the sovereignty. Sovereignty is one of the foremost element of an independent state. It's mean to the absolute there's independence, a government which are not controlled by any other power, internal and external. A country cannot have its own constitution without being to the surveillance. India is the sovereign country. It is free from to the external control. It can frame. It is a policy. India is free to the formulate its own foreign policy. The next year, socialist. The word is socialist was not there is the permeable of the constitutions and in its original form. In 1976, the 42 as amendments of the constitution is incorporated socialist and secular in their preamble. The word socialism has been used in the context of the economical planning. It is signifies a major role in the economics. It is also mean a commitment of attain ideal like a removal of inequalities and provision of the minimum basic is necessary at all, equal to play to equal work. And when you read about the directive principle of the state policy, you will be see how this is idea has been to the incorporative as well as a particular implement in the constitution. The next here is a secularism. So what do you mean the secularism here? In the context of secularism in India, it said that India is neither religious and nor irreligious, nor anti-religious. Now that does is this imply? It is implies that is India there will be no state religion. The state will be not be support any particular religion out of public found. This is has two implication is every individual in the free to be believe in a particular any of religion she is belong to, and the state will be not discriminated meant against by the individually or group on their basis of religion. The next here is a democratic republic. As you have noticed, we'll be reading the preamble of constitution, and that the constitution belong to the people of India. The last line of the preamble say is hereby the adopt or enact of and give to the ourselves the constitution. In fact, democratic principle of their country flow from this preamble, last line of preamble, and democracy is generally known as a government of people, by the people, and for the people. There is the most important here. A democracy is generally known as a government of the people and by the people and for the people. Effectively, this means that a government is elected by the people. It is responsible and is accountable to be a people. Their democratic principles are highlighted with the provision of the universal adult franchise, and the election is a fundamental right and responsible of government, and this you will be read is a subsequently is a lesson. The preamble is also declare India is a republic. It means that is the head of state is their president who is indirectly elected, and he is not a hereditary of rulers as a case of British is a marches. And under chapter is the union executive you will be read the detail about the election of president of India. हमारा जो अगला टॉपिक है अत्यंत महत्वपूर्ण है, संप्रभु, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। आखिर इन सब शब्दों का क्या अर्थ निकलता है, तो इनका अर्थ जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। सबसे पहले हमारे समक्ष आता है संप्रभुता। आखिर संप्रभुता किसी स्वतंत्र राज्य का एक अत्यंत अनिवार्य तत्व होता है। इसका अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता से होती है, बिना किसी आंतरिक एवं बाहरी दबाव और प्रभाव अथवा हस्तक्षेप के राज्य के निर्णय लेने की पुण्य स्वतंत्रता को ही संप्रभुता दर्शाता है। भारत अपनी विदेश नीति
स्वतंत्रता पूर्वक बना सकती थी। एक देश संप्रभुता बिना अपनी संविधान नहीं बना सकता। देखिए, जब तक कोई देश पूरी तरह से संप्रभुता न हो तब तक अपनी संविधान नहीं बना सकता। क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो अमेरिका जब आज़ाद हो गया था तब जाके अपना संविधान का निर्माण किया था और उसी संविधान के लेके आज तक लोग चल रहे हैं। तो कहते हैं जब तक कोई देश आज़ाद नहीं होता किसी देश से तब तक जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकता। जब भारत संप्रभुता संपन्न हुई तब जाके इसने अपना संविधान का निर्माण किया और नीतियों का जो है बनाया। उसके पश्चात हमारे समक्ष है समाजवादी। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द आरंभ में नहीं था और देखें तो 1976 में जो 42वें संशोधन के द्वारा समाजवादी एवं पथ निरपेक्ष शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। कहते समाजवाद शब्द का प्रयोग आर्थिक नियोजन के संदर्भ में हुआ। इसका अभिप्राय यह है कि असमानताओं का निराकरण करने, सब लोगों की न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन देने जैसे आदर्शों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्धता सिद्ध हुई। ये सभी लक्ष्य नीति निर्देश सिद्धांतों के अंतर्गत दिए गए थे, जिन्हें आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे। अगला अध्याय जो होगा हमारा नीति निर्देश सिद्धांतों के ऊपर होगा, जो कि आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। ये संविधान में कैसे सम्मिलित तथा कैसे लागू हुए उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। अगला जो हमारा है पंथ निरपेक्षता। कहते हैं पंथ निरपेक्षता क्या होती है? तो ये तो आप सेक्युलरिज्म समझते ही होंगे क्या होता है। भारत में पंथ निरपेक्षता के संदर्भ में कहा गया है कि भारत न तो धार्मिक है, न अधार्मिक है और न ही धर्म के खिलाफ है। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है कि भारत में राज्य कोई धर्म नहीं होगा तथा राज्य सार्वजनिक धन द्वारा किसी धर्म को प्रोत्साहित भी नहीं करेगा। इसके दो पहलू होंगे। प्रथम, प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म में विश्वास करने व पालन करने के स्वतंत्र होगा और दूसरी बात ये होगा कि राज्य किसी भी व्यक्ति या समुदाय में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। यानी पथ निरपेक्ष सेक्युलरिज्म का मतलब यही होता है कि कोई भी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, ना तो वह धर्म को मान्यता देती है, ना धर्म के खिलाफ होती है, ठीक है, ना ही अधार्मिक भी माना जा सकता है। कहते हैं कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है, इसमें राज्य का कोई भी अपना जो है व्यक्तिगत विचारधारा नहीं हो सकता। उसके पश्चात हमारे समक्ष है लोकतांत्रिक गणराज्य। देखिए, लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब यही होता है कि जहाँ जनता की राज हो। संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते समय आपने देखा कि संविधान भारत के जनहित में निहित है। प्रस्तावना के अंतिम पंक्ति में लिखा गया था कि संविधान को अंकित, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। वास्तव में प्रस्तावना की इस पंक्ति से ही देश के जो है प्रजातांत्रिक सिद्धांतों का विकास हुआ है। लोकतंत्र का अर्थ आमतौर पर देश की जनता के द्वारा व जनता के लिए सरकार की गठन माना जाता है। तो इसका अर्थ है कि सरकार जनता द्वारा निर्वाचित तथा जनता के प्रति ही उत्तरदायी होती है। सार्वभौमिक व्यास मताधिकार, चुनाव, मौलिक अधिकार, जवाबदेह सरकार जैसे प्रावधानों के मध्य से लोकतांत्रिक सिद्धांत व्यवहारिक होते हैं। अब अगले अध्याय में इसके बारे में जो है विस्तार से जानेंगे भी और समझेंगे भी। प्रस्तावना में भारत के गणराज्य कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति है, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है और ब्रिटेन के जो है राज्य प्रमुख के सामान्य अनुवांशिक आधार पर नहीं। देखिए, भारत में देखा जाए तो राष्ट्रपति जो होता है इसका मुख्य रूप में अप्रत्यक्ष रूप से जो है चुना जाता है। अगर अमेरिका में आप देखोगे तो वहाँ प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और वही आप ब्रिटेन में भी देखोगे तो ब्रिटेन में जो होता है राज्य प्रमुख के सामान्य अनुवांशिकता के आधार पर नहीं वहाँ चुनी जाती है। यानी राजा जो होता है वहाँ पर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। इन तीन देशों की तुलना ने ये बात तो साफ साबित कर दिया कि भारत जो है लोकतंत्र गणराज्य है। अगर आपने भी समझा भी होगा तो आपको पता लग गया होगा कि ब्रिटिश में जो है वहाँ पर जो है वंशानुक्रम चलता है, यानी वंश के बाद दूसरा वंश राष्ट्रपति के लिए मनोनीत किया जाता है। लेकिन अमेरिका में अगर आप जाओगे तो अमेरिका में वहाँ पर जो है कहते हैं अमेरिका में जो है प्रत्यक्ष चुनाव होता है और भारत में राष्ट्रपति के चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो ये सारी बातें साफ शब्दों में ये बताती है कि कौन देश गणराज्य है और किस देश में जनता की राज चलती है। क्योंकि राष्ट्रपति और यहाँ पर भारत में प्रधानमंत्री कहते हैं बहुत ही अलग अलग यहाँ विचारधाराओं से निर्मित होती है। अमेरिका में राष्ट्रपति सारे कार्यविधि चलाता है, लेकिन भारत में देखा जाए तो राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का ही होता है, सारी शक्ति प्रधानमंत्री के अंतर्गत ही होता है और प्रधानमंत्री ही सारे देश में जो निर्णय लेता है, लेकिन अंतिम फैसला हमारे देश के राष्ट्रपति के ही होते हैं। Our next topic is justice, liberties and equality.
What you mean to justice, liberty, and equality here? The struggle for the freedom was not only against the British rule, but their struggle should also use and in an era of the restoring the dignity of the man and woman, the removal of poverty and the end the all types of explanations, and such a strong motivation and the cherished. The ideals there promoted the framers to lay up emphasis on the provision of justice, liberty, and equality to all their citizens of India. There is a first point is come here of justice. Justice promotes to be given people that there is an entire in the term of a basic right of the is a food, cloth, housing, and participation in the decision making and living with the dignities as a human beings and the permeable cover all this is a dimension of justice, social, economic, and politics. Besides, there is a granting of a political justice in form of universal adult franchise are there represented from the democracy. You will reach and social economic justice in the next lesson. The next is the liberty. The Permeable also mentioned about the liberty of through their expression, and these freedoms has been to the granted in the Constitution through the fundamental right. Through the freedom from a bond has not been to granted in the fundamental right, and contained a directive to be a state has been to the mentioned in the directly principle. There is a liberties, and here the equalities. Equalities are considered to be there's a sense of the modern democratic ideology. The constitution is a marketplace, the ideal of the equality in a place of pride of permeable. All kind of inequality based on the concept of rulers and the read on the basis of the caste and gender were to be eliminated. The all citizens of India should be treated equal and extended equal protection of law without any discrimination. The based on caste, creeds, and both religion, sex, etc. Similarly, equality is opportunity impulse there is regardless of the social, economic situation into which one is born. He and she will have to be a same chance as everybody as to develop his here is a talent and chosen mean of the livelihood. दोस्तों यहाँ पर जो हमारा टॉपिक आया है न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का, आखिर इसका क्या मतलब हुआ? कहते स्वतंत्रता संग्राम केवल ब्रिटिश शासकों से मुक्ति के लिए नहीं था, बल्कि एक ऐसे युग के सूत्रपात के लिए था जिसमें स्त्री पुरुष को गरिमा की सुरक्षा रखा जाए, निर्धनता का निर्मूलन, सभी प्रकार के शोषण की समाप्ति हो। इसलिए लक्ष्य पूर्ति प्रस्ताव एवं प्रस्तावना में संविधान निर्माताओं ने सभी भारतीय नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता के प्रावधानों की घोषणा जो 40% आदर्शों के रूप में किया था। उसके पश्चात हमारा अगला है जो है न्याय। कहते हैं न्याय लोगों की आधारभूत सुविधाएं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास प्रदान करने के साथ साथ उनके निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी बनाता है तथा उन्हें जो गरिमा युक्त जीवन बिताने के अवसर भी और आर्थिक व राजनीतिक न्याय एवं प्रतिनिधि जो है प्रजातंत्र के रूप में प्रदान भी करता है। सामाजिक आर्थिक न्याय जो है आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट भी आपके लिए रहेगा। अगर बात करें हम स्वतंत्रता का तो कहते हैं प्रस्तावना में विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का भी उल्लेख किया गया है और संविधान में इस प्रकार की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार के द्वारा सुनिश्चित भी किया गया है। जरूरतों की स्वतंत्रता की गारंटी मौलिक अधिकार से नहीं है, परंतु इसके बारे में निर्देशिक सिद्धांत और राज्यों में कुछ निर्देशक दिए भी गए हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष है समानता। कहते समानता की आधुनिक लोकतांत्रिक विचारधारा का तत्व माना जाता है। संविधान निर्माताओं ने समानता को आदर्श को असीमितता के रूप में प्रस्तावना में शामिल भी किया था। असमानता के सभी प्रकार चाहे वह शासक तथा शासित के आधार पर हो या जाति या लिंग के आधार पर हो दूर किए जाने चाहिए। भारत के सभी नागरिकों को सामान्य व्यवहार करना चाहिए तथा कानून का सामान्य संरक्षण भी मिलना चाहिए। जाति, वंश, जन्म, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसी तरह अवसर की समानता का अर्थ है प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपने जन्म की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बावजूद अपनी प्रतिभा का विकास के लिए व्यवसाय को अपनाने का सामान्य जो है अवसर उपलब्ध होगा। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि आपको पता ही है कि भारतीय संविधान में ये बात साफ शब्दों में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के जाति, वंश, जन्म, धर्म, लिंग आदि के आधार पर कोई प्रकार की भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी व्यक्तियों को चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, सामान्य सभी भी सामाजिक आर्थिक स्थिति में अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते हो ये होगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।